अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। अहले कश्मीर आमतौर पर ये शिकवा करते हैं कि मंगला डैम हमें खा गया या हमें बर्बाद कर गया, लेकिन असूली तौर पर अगर देखा जाए तो मंगला डैम अगर ना बनता तो डडियाल, इस्लामगढ़ और मीरपुर में वही आलम होता भूख का जो आज सोमालिया में है। गंदम पाकिस्तान से जाती है, लेकिन इसके बावजूद कश्मीरी ये शिकवा करते नज़र आते हैं कि पाकिस्तान हमारे वसाइल इस्तेमाल कर रहा है, हालांकि हम यकजान दो गालिब हैं। कश्मीर को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी शहरक करार दिया और उस दिन के बाद से हम भी इसे अपनी शहरक समझते हैं और हमारे जो कश्मीरी भाई हैं वो हमारे दिल से भी ज़्यादा करीब है, क्योंकि कश्मीर वो एक खित्ता है जिसके बगैर पाकिस्तान अधूरा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे कश्मीरी भाई इस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं देते। आज उनकी अक्सरियत इन इलाकों की, जो मैंने बताया आपको, इंग्लैंड में मुकीम है और ये उनका इंग्लैंड जाना, बेशक कुछ लोग पहले से गए होंगे, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि पाकिस्तान बनने से पहले भी कश्मीरी होंगे इंग्लैंड में, लेकिन ज़्यादातर कश्मीरियों की तादाद इंग्लैंड गई 1960 की दिहाई में, जब मंगला डैम बना और बरतानिया ने उसके बदले में 3000 वीज़े उन लोगों को दिए जो मंगला डैम के मुतासरीन थे। आज मंगला डैम के मुतासरीन करोड़पति नहीं अरबपति हो चुके हैं। उनकी कोठियाँ यहाँ मीरपुर में, डडियाल में, इस्लामगढ़ के इलाके में ये खाली पड़ी हैं, लेकिन उनमें रहने वाला कोई नहीं। लोग आमतौर पर घरों का किराया वसूल करते हैं और वो सिर्फ इसलिए किराया देते हैं ताकि लोग रह सकें उसमें, उनके घरों की देखभाल कर सकें। बहरहाल ये जुमला मोतरज़ा ही सही, क्योंकि हम कश्मीर को अपना ही इलाका समझते हैं और इंशाअल्लाह ताला समझते रहेंगे। मैं आज एक बार फिर कश्मीर आया हूँ, इस दफ़ा मंगला डैम का दाएँ हाथ का व्लॉग करने के लिए। बाएं हाथ का मंगला डैम का जो हिस्सा था उसका व्लॉग मैंने आपको दिखाया। मैंने इसके आपको दो ओवरफ्लो पैसेजेस दिखाए जहाँ से पानी जब ओवरफ्लो हो जाता है डैम तो पानी बाहर जाता है, यानी 9 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी हो जाए तो फिर वो वहाँ से ओवरफ्लो होता है। और अब मैं डैम के दाएं हिस्से की तरफ आया हूँ और इस व्लॉग का आगाज़ आपको बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा होगा कि मैं किसी महल में खड़े होकर कर रहा हूँ। मेरे पीछे एक तवील कतार है, बारादरी लग रहा होगा कि ये बारादरी बनी हुई है, बरामदे हैं, लेकिन ये किसी महल की राहदारी नहीं है, ना किसी महल का कॉरिडोर है, बल्कि ये नहर अपर झेलम का वो पुराना हेडवर्क्स है जहाँ से नहर में पानी छोड़ा जाता था। अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ 1910 की दहाई में ये बना था। इसे पुराना हेडवर्क्स कहते हैं नहर अपर झेलम का। इस वक्त तो नहर बंद है, इसमें पानी रुका हुआ है। ये जो थोड़ा थोड़ा पानी आपको नज़र आ रहा है ये वही है जब डैम के दरवाजे बंद होते हैं तो उनके ऊपर से जो पानी रिस कर गिरता है, ये वो पानी है। इसमें पानी तब आता है जब इसके मंगला डैम के स्पिलवेज खोले जाते हैं। यहीं से इस व्लॉग को शुरू करूँगा। खूबसूरत नज़ारा। इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, इस बारादरी का कुछ हिस्सा मैं आपको उधर से दिखाता हूँ। पिछले दिनों ये बंद कर दी गई थी क्योंकि लोग यहाँ आते थे और जोड़े आया करते थे, और बंद करने की वजह भी आपको फिर समझ में आ गई होगी। मैं अगर कुछ ना कहूँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये जगह बहुत अलग थलग है, खामोश है और दूर तक ये राहदारियाँ बनी हुई हैं। कोई नीचे अगर आ जाए तो ऊपर वालों को पता भी नहीं चलता कि कौन नीचे आया है, तो इसलिए बाहर पुलिस वालों को बिठा दिया गया था, पहरा लग गया था। अभी बाहर कैमरे लगे हुए हैं और लिखा हुआ है कि कैमरे की आंख आपको देख रही है। और हम पाकिस्तानी ख़ास तौर पर अल्लाह ताला से डरें या ना डरें, लेकिन कैमरे की आंख से ज़रूर डरते हैं। जहाँ ये लिखा होता है कि कैमरे की आंख आपको देख रही है, वह हम बिला वजह ही अपने सूट की सिलवटें दुरुस्त करना शुरू कर देते हैं और ज़्यादा मुहतात हो जाते हैं। तो खैर आइए अब आपको डैम के दाएं हिस्से का कुछ नज़ारा करवाता हूँ, कुछ जगहों पर ले चलता हूँ, कुछ जगहों के बारे में बताता हूँ कि इनकी क्या अहमियत है। कोशिश होगी कि आपको ऐसी जगहों पर ले जाऊँ जहाँ कम व्लॉगर जाते हैं या जिन जगहों की कवरेज कम होती है। ये आप मेरे पहले व्लॉग में भी देख चुके हैं, मंगला डैम का मैंने एक व्लॉग किया था, तो ये बारादरी और हेडवर्क्स मैंने आपको उस वक्त भी दिखाया था और इसकी पूरी तारीख भी बताई थी। इसका लिंक और उसका थंबनेल मैं शेयर कर देता हूँ ताकि अगर किसी ने पुराना व्लॉग देखना है तो वो देख ले। आइए आगे चलते हैं, अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं और मंगला डैम के कुछ ऐसे गोशे आपको दिखाते हैं जो शायद आपने पहले ना देखे हों। अपने नाज़रीन को एक खुसूसी पैगाम देना चाहता हूँ। व्लॉगिंग के इस तवील सफ़र में मैंने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया, तवील सफ़र किए और हालात की सख्तियाँ बर्दाश्त की, लेकिन मैंने कभी भी अपने नाज़रीन से किसी किस्म का ताउन नहीं मांगा। लेकिन अब व्लॉगिंग
एक मुश्किल शौक़ कह लें, पेशा कह लें या शोबा कह लें बन चुकी है। मेरे वसाइल कम पड़ रहे हैं इस व्लॉगिंग को पूरा करने के लिए, लिहाजा मैं अपने तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त करता हूं कि वो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करें। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और इसके पहले कमेंट में अपने अकाउंट नंबर्स दे रहा हूं। जो मेरे बैरून मुल्क नाज़रीन हैं उनके लिए मैंने बैंक अल-फलाह और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के 2 अकाउंट नंबर दिए हैं। वो अब अगर मेरी माली एआनत करें तो मैं इस सफ़र को मज़ीद जारी रखना चाहता हूँ आपकी दुआओं से और अल्लाह ताला के फजल करम से। इसके अलावा जो पाकिस्तान के नाज़रीन हैं उनके लिए मैंने ईजी पैसा का अकाउंट नंबर दिया है ताकि वो जिस हद तक मुमकिन हो सकता है वो मेरी एआनत करें, मेरी मदद करें, मुझसे ताउन करें। अगर किसी ब्रांड की तशहीर का कोई मामला है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, स्पॉन्सरशिप के लिए भी तैयार हूँ। और जो लोग ये समझते हैं कि शायद मैं चंदा मांग रहा हूँ उनसे या उनसे कोई ऐसी अपील कर रहा हूँ कि जी मेरे माली हालात बहुत ख़राब हैं, उनसे ये दरख्वास्त है कि वो तबसरों में इसका इजहार ना करें बल्कि मेरे लिए सिर्फ दुआ कर दें कि अल्लाह ताला मेरी मुश्किलात आसान करे, मेरा सफ़र आसान करे। और ये व्लॉगिंग का जो मामला है, जो चीज़ें मैं अपनी नई नस्ल तक पहुँचाना चाहता हूँ, जो विरसे मैं अपने लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ये सफ़र मेरा उसी तरह जारी और सारी रहे। हाँ, अगर आप इसमें हिस्सा डालेंगे तो मेरे लिए कुछ आसानियाँ पैदा होंगी। बहुत शुक्रिया आपका। नहर अपर झेलम के हेडवर्क से ये सीढ़ियाँ ऊपर सड़क की तरफ जाती हैं, यानी बाहर निकलने के लिए। मैं इससे पहले कि सीढ़ियाँ चढ़ता मेरी नज़र इस बंद पर पड़ी जो पत्थरों से बना हुआ है। यहाँ तो ये खैर दरख्तों की ओट में आ गया है, कुछ नीम तारीकी किसी कैफियत है, शायद आपको दिखाई ना दे। लेकिन एक ज़माना ये था कि नहर के किनारे अंग्रेज़ों ने सीढ़ियाँ बनाई हुई थी ऊपर से नीचे उतरने के लिए। शायद अब भी आपको निशान कहीं ना कहीं इसका नज़र आ जाए। और ये सीढ़ियाँ खासी दूर तक थी, 3-4 जगह ऐसी थी, यानी जो पुराना पुल है वहाँ तक ये सीढ़ियाँ हुआ करती थी जगह जगह। मकसद इसका यही था कि जो ख़वातीन हैं इस इलाके की वो नीचे उतर कर कपड़े वगैरह धो सकें या नहर से पानी लिया जा सके। क्योंकि 1963 तक जब तक मंगला डैम का नया स्पिलवे और नई अपर झेलम कैनाल नहीं बनी थी, ये हेडवर्क्स चलता था, 24 घंटे नहर चला करती थी, पानी रवाना था और लोग यहाँ से अपनी ज़रूरत के तहत पानी लिया करते थे, यानी नीचे उतरा करते थे। बाद में फिर हमारे सिक्योरिटी रीजन्स इन्वॉल्व हो गए और लोग गैर जिम्मेदार होते चले गए और ये सीढ़ियाँ ख़त्म नहीं हुई बल्कि लोगों ने तोड़ दी। इसके पत्थर लोग घर ले गए और अब कैफियत ये है कि ये तो खैर इसलिए बच गई कि ऊपर सामने वापडा का दफ्तर है, सड़क है, चलती है सड़क, यहाँ लोगों ने आने से गुरेज किया, लेकिन आगे सीढ़ियाँ लोगों ने तोड़ दी हुई हैं। सीढ़ियाँ बनाने की एक और वजह ये भी थी कि यहाँ से चूँकि नहर शुरू होती है हेडवर्क्स बनाने की वजह से इसको ऊंचा किया गया था जगह को। सड़क ऊंची है, आबादी ज़्यादा ऊंचाई पर थी और पानी नीचे था, तो लोग अपनी ज़रूरियात के लिए पानी यहाँ नीचे आया करते थे और पानी हासिल किया करते थे। लेकिन 5-6 किलोमीटर के बाद आगे जाकर नहर बिल्कुल ज़मीन के बराबर आ जाती है, फिर सीढ़ियों की ज़रूरत नहीं रहती। तो अंग्रेज़ ने जब चीज़ें बनाई तो उसने हर चीज़ का ख्याल रखा, लोगों की ज़रूरत का भी ख्याल रखा कि अगर नहर उनके करीब से चल रही है तो वो किसी न किसी तौर आकर पानी हासिल कर सकें। आगे जाकर चूँकि ये फिर ज़मीन के बराबर हो जाती है तो इनकी ज़रूरत नहीं थी, तो अब ये सीढ़ियाँ मतरूक हो चुकी हैं। जंगल उगाया है और कोई नीचे उतरता भी नहीं और ना उतरने देते हैं। ये नई अपर झेलम कैनाल है। इस कैनाल में पानी उस वक्त आता है जब मंगला में बिजली बन रही हो। टरबाइन से जो पानी खारिज होता है वो दरिया झेलम में फेंकने के बजाय अपर झेलम में डाला जाता है और फिर ये अपर झेलम ज़िला गुजरात और ज़िला झेलम के बहुत से इलाकों को सैराब करती है। इस वक्त जो पानी इस नहर में बह रहा है ये 9000 क्यूसेक पानी है और क्यूसेक मेरा ख्याल है कि मेरे बहुत से नाज़रीन को पता होगा कि 1 सेकंड में 28 लीटर पानी खारिज हो तो 1 क्यूसेक के बराबर होता है। तो ये 9000 क्यूसेक पानी है। आप इसको ज़रब करके खुद अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त इस नहर में कितने क्यूसेक पानी है। मैं पहुंचा जी मीरपुर और ये जो सड़क आपको दिखाई दे रही है ये कोटली रोड है। अगर आप इसे गंगर बाईपास कह लें, मीरपुर बाईपास कह लें या कोटली बाईपास कह लें, एक ही बात है। शहर के बाहर से ये सड़क बनाई गई है ताकि ट्रैफिक शहर में दाखिल ना हो। तो ये झील के किनारे किनारे आगे जाकर जातला क्रॉस पर मिल जाता है। मीरपुर की एक ख़ास बात यह है कि मीरपुर की हर गाड़ी उसने कहीं भी क्यों ना जाना हो, यानी कश्मीर में अगर कहीं जाना हो तो वो एक ही रास्ते से बाहर निकली है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। और ये मंगला झील आप कह सकते हैं। ये सामने आपको लांचें खड़ी दिखाई दे रही हैं और इस जगह का नाम ही है लांचों वाला अड्डा। अब तो झील बन गई, पानी यहाँ तक आ गया, लेकिन एक ज़माना ये था कि जब डैम नहीं बना था तो ये जिस तरह मेरा कैमरा है यहाँ से दरिया झेलम गुजरा करता था और जब उसमें पानी आता था
तो तब भी ये यहाँ तक आ जाया करता था पानी। यानी वो दिन गर्मियों के आप कह सकते हैं, सावन की जब बारिशें हुआ करती थी तो सब बंद नहीं होते थे, डैम नहीं होते थे, दरिया अपने पूरी जोलानी के साथ बहते थे। तो ये तब भी लांचों वाला अड्डा कहते थे इसे। और जिन लोगों ने डडियाल चक सवारी वगैरह जाना होता था, दरिया के रास्ते भी वो लोग जाया करते थे, क्योंकि उस ज़माने में सड़कें इतनी ज़्यादा नहीं थी। लोगों की आमद रफ्त का बेशतर ज़रिया यही दरिया हुआ करते थे, या पैदल चला करते थे, या घोड़े खच्चर हुआ करते थे। तो ये अब तो खैर मोटरों वाली कश्तियाँ बन गई, यानी उनमें इंजन लगे हुए हैं, लेकिन पहले चप्पू वाली कश्ती चला करती थी। और ये तब भी लांचों वाला अड्डा या कश्तियों वाला अड्डा आप कह सकते हैं, तब भी यही मशहूर था और अब भी यही मशहूर है। अगर आप वहाँ से मंगला रिजॉर्ट से रामकोट फोर्ट जाएं तो वो आप आराम से मोटर बोट का कोई 12-14 हज़ार रुपये मांग लेते हैं और इससे कम करने को तैयार नहीं होते। लेकिन अगर आप मीरपुर से जाना चाहते हैं रामकोट फोर्ट तो इसी लांचों वाले अड्डे पर आ जाएं। यहाँ से आपको 7-8 हज़ार में मोटर वाली कश्ती, यानी जिसमें पीटर इंजन लगा होता है, वो आपको मिल जाएगी। अब भी जो लोग शौकिया सैर करना चाहते हैं मंगला डैम की, मंगला झील की, या दरिया झेलम को देखना चाहते हैं, वो अब भी यहाँ आते हैं, यही कश्तियाँ इस्तेमाल करते हैं और यहीं से वो लोग कश्तियाँ लेकर जाते हैं। ये पहाड़ी के ऊपर आपको एक ढांचा नज़र आ रहा होगा इमारत का। ये एक 5 स्टार होटल का ढांचा है जो बनना शुरू हुआ था, लेकिन हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने इसे बंद कर दिया है, यानी इसकी तामीर रोक दी है। अगर ये बन जाता तो ये मीरपुर का पहला 5 स्टार होटल होता। उनका कहना यह है कि चूँकि डैम नज़दीक है और इस इमारत के गिरने का खदशा है, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ऐसा कुछ नहीं। अगर आप सयाहत को फ़रोग़ देना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग यहाँ आएँ तो इस होटल को बनने दें। मैं इसका प्रमोटर नहीं हूँ होटल का, इसीलिए मैंने होटल का नाम नहीं लिया कि ये कौन सा होटल है, लेकिन ये होटलों की बहुत मशहूर चेन है पाकिस्तान की, ये उसका एक होटल है। मीरपुर के लोग वैसे भी ज़्यादातर इंग्लैंड में रहते हैं। अब उनके पास माशाल्लाह पैसा है, उनके जो मेहमान आते हैं वो भी उन्हीं की कैटेगरी के हैं और ये चल सकता है होटल। मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई ख़तरा होगा झील से, क्योंकि ये जो सामने की पहाड़ी है इस पर भी तो घर बने हुए हैं। अगर मंगला झील से इतना ही ख़तरा है तो फिर ये सारे घर भी गिरा देने चाहिए, और अगर ये घर मौजूद है तो फिर अगर ये होटल बन जाएगा तो मेरा ख्याल है इसमें कोई कबाहत नहीं है। मैं एक सड़क पर खड़ा हूँ जो बज़ाहिर मंगला झील के बीचों बीच जा रही है। ये वो सड़क है, ये इधर इस तरफ मीरपुर शहर है और ये इधर भी झील है। ये एक आबादी आपको दिखाई दे रही होगी, दूर से ऐसे ही लग रहा है कि ये कोई जजीरा है, यानी झील के अंदर कोई जजीरा है। ये भी पानी है, ये थोड़ा सा रास्ता खुला हुआ है, मतलब इधर भी पहाड़ी है, इधर भी पहाड़ी है, इस पहाड़ी पर भी आबादी है और दरमियान में ये मंगला झील। और अगर दूर देखें सामने पहाड़ तो ये रामकोट फोर्ट, और उल्टे हाथ अगर सीधे हाथ को देखें तो रामकोट फोर्ट है, और अगर उल्टे हाथ को हम जाएँ तो मंगला डैम रिजॉर्ट है। यहाँ खड़े होने का मकसद और यहाँ आने का मकसद ये था कि 2012 से पहले ये सड़क नहीं हुआ करती थी और ना ही ये इतना ऊंचा पानी हुआ करता था, बल्कि जब मंगला अपरेजिंग नहीं हुई थी तो इस मैदान में, जो खुला मैदान आपको दिखाई दे रहा है, अब पानी है, लेकिन उस वक्त यहाँ आबादियाँ थी, कई गाँव आबाद थे, जिनमें वो गांव भी था जिसका नाम मैंने आपको खाड़क बताया है। और ये जो सामने जजीरे पर महसूस हो रहा है कि ये जजीरे पर आबाद है, ये गांव यहाँ आबाद होता था। दूर मुझे एक मस्जिद का मीनार नज़र आ रहा है, पानी से सिर्फ मीनार बाहर रह गया है। कहते हैं यहाँ करोड़ों की कोठियाँ हुआ करती थी, कई कनाल के घर थे, लोग ज़ाहिर है बाहर थे, अमीर थे। और इस जगह जहाँ ये पानी है, ये छोटे छोटे जो आपको दरख्तों के नज़र आ रहे हैं झुंड से बने हुए, इनके करीब से सड़क गुजरा करती थी, यानी वो अब पानी के नीचे चली गई है। वो सड़क पहले खाड़क जाया करती थी और कुछ 6-7-8 किलोमीटर का फासला तय करके वो कई देहात को साथ मिलाया करती थी। लेकिन जब 2012 में मंगला डैम की सतह को 1200 से 1242 फुट कर दिया गया तो वो 42 फुट इस आबादी पर कहर बनकर टूटा, यानी 12 फुट की जो बुलंदी पानी की थी। यहाँ ज़मीन ख़रीदी गई, लोग बेघर हो गए और कुछ लोग तो यहाँ खाड़क में बस गए। यहाँ इस पहाड़ी पर पहले भी आबादी हुआ करती थी, कुछ लोग यहाँ आ गए और ये शहर बन गया, एक तरह का अच्छा खासा बड़ा इलाका आबाद है। और कुछ लोग दीना के पास एक जगह है सेवा,
पहले भी वहाँ कश्मीर के लोग आबाद थे और बाकी लोग सेवा में जाकर आबाद हुए। अब सेवा नाम के 2 गांव हो गए हैं। एक पुराना सेवा कहलाता है जहाँ पहले के मुतासिरीन मौजूद हैं, और एक नया सेवा कहलाता है जो 2012 के बाद गए हैं। ये सड़क 2012 के बाद बनाई गई, क्योंकि जब ये आबादी हो गई, ज़्यादा आबादी हो गई, तो फिर ये बांध कर इस पर सड़क तामीर की गई ताकि इस आबादी को रास्ता दिया जा सके मीरपुर आने जाने का। अब ये मसरूफ़ सड़क है, यहाँ लोग आते जाते हैं, लेकिन ये जो सामने कुछ नज़र आ रहा है, ये देखकर थोड़ा सा अफसोस भी हुआ कि यहाँ घर थे, लोग आबाद थे। ज़मीन से मोहब्बत हमारी रग रग में बसी हुई है, इंसान की फितरत में शामिल है कि वो ज़मीन से मोहब्बत करता है। और उसकी एक बुनियादी वजह तो ये है कि अल्लाह ताला ने मिट्टी से इंसान को पैदा किया, लिहाजा मिट्टी से उसकी मोहब्बत फितरी है। अपना घर छोड़ने को कोई तैयार नहीं होता, बेशक वो 10, 12, 15 गज़ का ही क्यों ना हो। वो कहता है जी कि मैंने अपनी ज़मीन नहीं छोड़नी। तो ज़रा सोचें कि यहाँ सिर्फ घर ही नहीं बल्कि उनके प्यारों की कब्रें भी हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने मीरपुर के पुराने शहर का एक ब्लॉग किया था, मेरा ख्याल है पिछले साल किया था। उसमें मैंने दिखाया था मंदिर, गुरुद्वारे, मज़ार, मस्जिदें डूबी हुई हैं। अब भी मुझे एक गुंबद भी दिखाई दे रहा है पानी से, गुंबद हरे रंग का निकला हुआ। फिर वो आगे दरख्त हैं, उनकी सिर्फ ऊपर के हिस्से बाकी रह गए हैं। यहाँ मुझे लग रहा है कि जैसे कोई पानी की टंकी नहीं बनी होती घर के ऊपर, घर तो खैर सारा डूब गया हुआ है, लेकिन पानी की टंकी का कुछ हिस्सा बाहर दिखाई दे रहा है। और फिर ये मस्जिद का मीनार है जो इस बात की गवाही देता है कि ये मैदान कभी आबाद हुआ करता था। अब भी जब 10-12 फुट पानी कम होता है तो ये नीचे से ज़मीन बरामद होती है और उन पर फिर वो घरों के कुछ के खंडरात बाकी रह गए हैं, कुछ के ढांचे खड़े रह गए हैं। आज यहाँ आने का मकसद, ये दिखाने का मकसद वो था कि आपने मंगला डैम के बहुत से व्लॉग देखे होंगे, लेकिन मेरा मकसद ये था कि मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊं, वो बातें बताऊं जो इससे पहले किसी यूट्यूबर ने नहीं की या कम की गई हैं और आप तक नहीं पहुंची, ख़ासतौर पर मेरे व्यूवर्स तक। ये खाड़क गांव के बारे में मुझे ये भी बताया गया है कि यहाँ कश्मीर टीवी के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उससे इरफान साहब चलाते हैं और कश्मीर को बहुत अच्छी तरह प्रमोट करते हैं। ख़ासतौर पर मंगला झील को उन्होंने बहुत प्रमोट की है। मड हाउसेस बनाते हैं, वो बांसों की मदद से अपनी लांचें वगैरह, कोई कश्तियाँ भी रखी हुई हैं। मैं ज़ाती तौर पर उन्हें नहीं जानता, ना ही मैंने कभी उनके साथ काम किया है, ना मेरा उनके साथ आना जाना है। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर का नाम लूँ जो एक मुनफरिद किस्म का काम कर रहे हैं। इस बंद पर खड़े होकर उन आबादियों का मातम करने के साथ साथ मैं उन लोगों को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ जो लोग यहाँ से अपने घर बार छोड़कर उन्होंने नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। झील की दूसरी तरफ दूर कहीं मुझे चकसवारी, डडियाल और इस्लामगढ़ की आबादियाँ नज़र आ रही हैं। वो सिर्फ ह्यूले हैं उनके, मतलब मैं चाहूँ भी तो कैमरे से उसे कैप्चर नहीं कर सकता, लेकिन आँखों से मुझे दिखाई दे रही हैं। आप भी जब अभी यहाँ आए तो यकीनी तौर पर आपको भी उनके धुंधले से नकूश दिखाई देंगे। मंगला झील के गिर्द घूमते घामते मीरपुर बाईपास पर मैं एक ऐसे मकाम पर पहुँचा हूँ जहाँ ये सामने बिजली के पोल आपको नज़र आ रहे होंगे। ये आधे से ज़्यादा पानी में डूबे हुए हैं। 25 फुट का पोल होता है और अगर ये 10 फुट भी पानी से बाहर हैं तो इसका मतलब है कि 15 फुट पानी इनके नीचे है। और ये सामने घर नज़र आ रहे हैं। ये जो सामने की कोठी है इसका कुछ हिस्सा, या शायद इसके साथ वाली कोठी होगी, कुछ हिस्सा तो पानी में गर्क हो गया है और ये खुद भी डूब रहा है। अगर 2 फुट पानी भी और आ गया तो ये जो घर बने हुए हैं इन्हें मज़ीद ख़तरा है। ये सामने जो दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ कभी पुराना मीरपुर आबाद हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ पानी है। ये वही इलाका है जहाँ मैंने अपने मीरपुर के पुराने शहर के व्लॉग में आपको मस्जिद, गुरुद्वारा, मंदिर और एक कम्प्लेक्स दिखाया था, लेकिन अब वो सब कुछ पानी के नीचे है। ये आबादी जो दिखाई दे रही है ये इस्लामगढ़ है और मैं इसी तरफ से इस मैदान में दाखिल हुआ था जहाँ ये सारा कुछ मैंने आपको दिखाया था। ये सड़क जो मीरपुर बाईपास कहलाती है, इसके दोनों तरफ पानी है। ये जो समत मैंने आपको दिखाई है यहाँ भी पानी है और अब मैं आपको सड़क के पार ले जा रहा हूँ, यहाँ भी पानी है। यानी ये कुछ पानी ज़मीन से रिस कर आता है और कुछ जगहें बनाई गई हैं ताकि अगर वो जगह ना बनाई जाती तो ये जो बाईपास जिस पर मैं खड़ा हूँ, ये बाईपास जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बाईपास कब का पानी बुर्द हो चुका होता, गर्क हो चुका होता। इससे बचाव के लिए दोनों तरफ पानी है, यानी मीरपुर शहर को पानी अब छू रहा है। और ये जो बाहर के मकान हैं या मज़ाफ़ाती इलाका मीरपुर का है, इसे भी मंगला झील से ख़तरा है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही। हुकूमत इनके बचाव के लिए बहुत कुछ कर रही है। बंद बने हुए हैं, दरख्त लगे हुए हैं, पानी रोकने का बंदोबस्त है और पानी दोनों अतराफ तकसीम करने का बंदोबस्त भी है। ऐसा नहीं है कि डैम ने कश्मीर को नुकसान पहुंचाया है, डैम ने कश्मीर को तरक्की भी दी है। ये अलग बात है कि हमारे कश्मीरी भाई उसका एतराफ़ नहीं करते। पाकिस्तान जो कुछ करता है कश्मीर के लिए वो सारी दुनिया के सामने है, लेकिन फिर भी उनके शिकवे ख़त्म नहीं होते। पानी में डूबा हुआ एक और घर, इसका निस्फ से ज़्यादा ढांचा पानी में डूब चुका है। चार दीवारी भी यकीनन होगी, वो तो खैर पानी में अगर कोई पूरी की पूरी, लेकिन ये ऊपरी ढांचा इसका बाकी रह गया है। ये सामने दूर से मैंने आपको एक गुंबद दिखाया था, शायद किसी मज़ार का गुंबद है या किसी मस्जिद का गुंबद है। गुंबद का सिर्फ ऊपरी हिस्सा पानी से बाहर है, बाकी सारे का सारा इसके नीचे अगर मस्जिद है तो वो भी, और अगर मज़ार है तो वो भी पानी में डूबा हुआ है। ये एक और घर है, इसको भी इसकी चार दीवारी ये भी पानी में घिर चुकी है, और अगर पानी कोई एक आध फुट और ऊपर आया तो ये सारा कुछ गर्क हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा ये सर। आपने एक मुहावरा सुना होगा, भट्टा बैठ गया, मेरा भट्टा बैठ गया या फलां का भट्टा बैठ गया। मैं आपको अमली तौर पर दिखाता हूँ कि भट्टा बैठना किसे कहते हैं। ये पानी है मंगला डैम का, ये रुका हुआ पानी है, गंदा पानी, कीचड़ और बू और सारा कुछ है, और इसके बीचों बीच ये भट्टा खड़ा है जो बैठ गया है, और वाकई बैठ गया है। ये किसी का को 2, 2.5, 3 करोड़ रुपये डूब जाए वो यही कहता है कि मेरा भट्टा बैठ गया है। तो मैंने कहा कि मैं मंगला झील पर आया हुआ हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि भट्टा बैठना क्या होता है। तो ये सामने जो भट्टा आपको नज़र आ रहा है ये चारों तरफ से पानी में गिर गया है। जिस किसी ने सरमायाकारी की होगी, यकीनी तौर पर उसने अच्छे खासे पैसे खर्च किए होंगे, लेकिन अब वो सारे के सारे पैसे पानी में गर्क हो गए हैं। मुझे नहीं पता कि इसका मुतबादल उससे मिला या नहीं मिला जो इस भट्टे का मालिक होगा, लेकिन इस वक्त ये भट्टा बैठा हुआ है, इसे कहते हैं भट्टा बैठना। मैं उस सड़क पर आ गया हूँ जिसके आगे पानी ही पानी है, लेकिन ये वो सड़क है जो कभी पुराने मीरपुर को जाया करती थी। वही पुराना मीरपुर जो अब पानी में डूब चुका, लेकिन पिछले साल जब वहाँ का पानी उतरा था तो मैंने उस पुराने मीरपुर की आपको सैर कराई थी। ये सामने इस्लामगढ़ जाया करती थी ये सड़क मीरपुर शहर से होते हुए, लेकिन अब इस्लामगढ़ जाने के लिए अच्छा खासा फासला तय करना पड़ता है, यानी ऊपर से घूम कर जाना पड़ता है। सामने अगर आप देख सकें, क्योंकि मैं ज़ाहिर अपनी आँख से देख रहा हूँ और आपने कैमरे से देखना है, तो बिल्कुल सामने रठुआ हरियाम ब्रिज, दरमियान में से इसका हिस्सा अब भी खाली है, लेकिन अब इतना फ़र्क ज़रूर पड़ गया है कि गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर ने इसके लिए पैसा जारी कर दिया है, और आने वाले 2 सालों में 2027 तक ये पुल मुकम्मल हो जाना है। उम्मीद करता हूँ कि ये सड़क मुकम्मल हो जाएगी। एक तरफ हरियाम नामी गांव है और इस तरफ हरियाम है, यानी मेरे सीधे हाथ को, और आपका भी यकीनन सीधा हाथ होगा, इस तरफ हरियाम है और पुल के दूसरी तरफ रठुआ है, इसीलिए इसे रठुआ हरियाम ब्रिज कहा जाता है। मैं एक ऐसी जगह आकर खड़ा हो गया हूँ जहाँ पानी में एक जानवर मुर्दा पड़ा है, लिहाजा उसकी बू, मुझे पहले तो नहीं पता चला कि वो जानवर यहाँ है। मैं ये परेशान था कि बू क्यों आ रही है और कहाँ से आ रही है। पता ही चला कि साथ ही कोई भैंस पानी में गई है और शायद निकल नहीं सकी, या किसी ने ला के फेंक दी है। तो बहरहाल उसकी बू से मेरा दिमाग ख़राब हो गया, इसलिए मैं वहाँ से हट आया हूँ। ये व्लॉग यहीं तक यही दिखाना था कि मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया था कि हमारे कश्मीरी भाई ये कहते हैं कि हमें डैम ने तबाह कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। डैम ने, मानता हूँ कि ज़मीनें उजाड़ी, लेकिन साथ ये भी देखें कि इस डैम ने लोगों को क्या कुछ दिया है। इस डैम की वजह से नए शहर आबाद हुए, इस्लामगढ़, चकसवारी, डडियाल और मीरपुर, ये जो नई आबादियाँ, नई नई कोठियाँ, बड़े बड़े घर, ये इसी डैम की मरहून मन्नत है। मैं जानता हूँ कि अगर आज़ाद कश्मीर के रहने वाले कश्मीरियों को मौका मिले तो वो कभी पाकिस्तान के साथ शामिल नहीं होना चाहते। ये वो बात है जो लोग कहते हुए घबराते हैं, लेकिन हकीकत यही है। पाकिस्तानी कश्मीरियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनकी ज़रूरियात को पूरी करते हैं। मैं मुज़फ़्फ़राबाद गया था तो मैंने एक बात कही थी, जो आज़ाद कश्मीर की बिजली है कम से कम वो आज़ाद कश्मीर को रियायती नरखों पर मिलनी चाहिए। और ख़ुशी की बात यह है कि अगर आप दरिया झेलम पर खड़े हो जाएं तो वो एक कुदरती सरहद का काम देता है आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान। तो
दरिया झेलम के दाएं किनारा जो है वो पाकिस्तान है और बायां किनारा कश्मीर है। तो दाएं किनारे पर बिजली मेरा ख्याल है शायद 36 रुपये से लेकर 66 रुपये फी यूनिट है, और बायां किनारा यानी कश्मीर में वही बिजली 3 रुपये यूनिट के हिसाब से आपको मिल जाती है। तो ये वो फ़वाइद हैं जो कश्मीरियों को पाकिस्तान से हासिल हैं। कश्मीर अगर पाकिस्तान के साथ ना होता तो वही हाल हो रहा होता जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के साथ हो रहा है। लिहाजा हम भी शुक्र अदा करते हैं कि हमारे मुसलमान भाई खैर आफियत से हैं। अल्लाह ताला उन्हें हमेशा इसी आफियत में रखे, और मेरा ख्याल है कि कश्मीरियों को भी शुक्रगुजार होना चाहिए पाकिस्तान का कि उसने हर मरहले पर इनकी अखलाकी और माली मदद की है, और इंशाअल्लाह ताला करता रहेगा। हमारी जो पाकिस्तान की क़यादत है, फ़ौजी और सिविल क़यादत, उसने हमेशा इस बात पर ज़ोर दिया है कि हम हमेशा कश्मीरियों की अखलाकी और माली इमदाद करते रहेंगे। हिंदुस्तान ने ये वादा किया था कि कश्मीरी मुसलमानों को हक़ खुद इरादियत दिया जाएगा, ताकि वो ये फ़ैसला कर सके कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ रहना है या हिंदुस्तान के साथ रहना है। ये अक़वाम मुत्तहिदा की वो करारदाद है जो 1948 से ज़ेर इल्तवा चली आ रही है। दर्जनों पर अक़वाम मुत्तहिदा में ये करारदाद ज़िंदा हुई, लेकिन भारत ने या हिंदुस्तान ने हमेशा इस करारदाद पर अमल दरामद से इनकार किया। और आज भी सूरत हाल ये है कि 5 साल बीत गए, मकबूजा कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत थी, यानी कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत थी, वो ख़त्म की जा चुकी। लद्दाख और जम्मू को भी मरकज़ी इलाके डिक्लेयर कर दिया गया है, और अब मुसलमान वहाँ परेशान हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज़ाद कश्मीर में ये सूरत हाल नहीं है। यहाँ की मसाजिद में उसी तरह अज़ानें गूंजती हैं, और यहाँ के मुसलमान उतनी ही आज़ादी से इबादत कर सकते हैं जितनी आज़ादी से पाकिस्तान के लोग कर सकते हैं। लिहाजा मेरा मशवरा अपने कश्मीरी भाइयों को यही है कि इसकी कदर करें, उसी तरह कदर करें पाकिस्तान की जिस तरह हम करते हैं, क्योंकि अगर ये सरज़मीन हमारी है तो हम हैं, हमारा वजूद है। अगर ये सरज़मीन खुदा न खास्ता ना रही तो फिर हम सर उठाकर ना तो चल सकेंगे और ना ही इतनी आज़ादी के साथ अपनी इबादत गाहों को आबाद रख सकेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।